हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप जानते हैं कि फ्री एजुकेशन देने में पूरी तरीके से बिलीव करता है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं एक फिजिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग नहीं महा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देख लिए हैं, आपका और मेरा रिश्ता अब एक बन गया है। अब मैं जो आपको बताना चाहूंगा आप तुरंत तुरंत समझेंगे, आप जो मुझे बताना चाहेंगे मैं तुरंत तुरंत समझूंगा। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हमको चलना है और सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते चलना है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ समझा था कि हम कैसे नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन निकालते हैं, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना भी हमने सीखा था और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे और हमने न्यूमेरिकल्स को डील भी किया था। काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, उसमें हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर भी पूछे थे, कई बच्चों ने आंसर एकदम सही दिए हैं। वेरी गुड, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप कर रहे हैं और मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं। चलिए, आज हम लेकर आए हैं एक और नया क्वेश्चन आपके लिए और इस क्वेश्चन को हमको उसी कंसेप्ट से करना है जिसको हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस बोला था। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं, रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या था। देखिए, हम हमेशा से बचपन से, जब से हम नवजात हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, तब से हम एक्स वाई एक्सिस को ऐसे ही देखते हुए आ रहे थे। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको बोला मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है जिसको हम रोटेशन ऑफ एक्सिस बोलते हैं। उसके हिसाब से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम चाहें तो हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था कि ये एक्स एक्सिस क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाई एक्सिस क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आपको पता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने भी हो सकते हैं और हमारे हिसाब से हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला, रोटेशन ऑफ एक्सिस हमको ये बताती थी कि आप थीटा डिग्री एंगल से क्या कर दो, थीटा डिग्री एंगल या किसी भी एंगल फाई मान लो, किसी भी एंगल फाई से क्या कर दो, अपनी एक्सिस को शिफ्ट कर दो। तो अब ये एक्स एक्सिस यहां आ जाएगी, इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स डैश एक्सिस। कोई चेंज नहीं हुआ, जो चीजें पहले इस सिस्टम में थी अब वो ऐसी हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एक्स डैश ऊपर चली गई फाई, तो वाई डैश भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा। कितने एंगल से, फाई एंगल से, और ये बन जाएगा हमारा वाई डैश। ये मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बताया था, है ना। इसी कंसेप्ट को हम हमेशा यूज करेंगे जब हम इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात। तो इस चीज को रिवाइज करने के बाद हम वापस आ जाते हैं अपने किस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। अब आप बोलोगे सर टेंशन कहाँ निकालना है, दिमाग में, सर में, हाथ में, पैर में, कहाँ निकालना है? तो टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग ये है आपकी, आप देख सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ एक बार कि ये जो स्ट्रिंग है, मुझे ये बताओ ये स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये जो स्ट्रिंग है 5 kg से गई है, देखो जुड़ी है, ये पुली है, पुली से लटकी हुई है हमारी 3 kg का मास, है ना। तो ये जो स्ट्रिंग है ये कंटिन्यूअस है, आप देख चुके हो, देख सकते हो, उसमें कहीं बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, टूटी नहीं है, गठान नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ना। और ये क्या है, हमारी पुली है ना। और एक बात आप हमेशा मान लो, अगर आपको नहीं बताता हूं तो भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि स्ट्रिंग और पुली को आप क्या मानोगे, स्ट्रिंग और पुली को आप क्या मानोगे, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। अभी तक हमको तो यही मानकर चलना है, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, आपको ये मानकर ही चलना है। ठीक है ना, ये मैंने आपको लिखकर बता दिया है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। मैं इसको अभी यहां से इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे डायग्राम की, है ना। तो मैं इसको अभी मिटा देता हूं। ध्यान रखिएगा, पुली और स्ट्रिंग को हमने फ्रिक्शनलेस और मासलेस कंसिडर किया है, ये हमारा असम्पशन पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो अब इसमें डाउट हमको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुझसे उसने पूछा कि आप बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 5 kg मास पे। नॉर्मल रिएक्शन निकालो किस पे, 5 kg मास पे। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर इतना बेसिक क्वेश्चन आप क्यों करा रहे हैं। देखो भाई, 1-2 लेक्चर और बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद मैं सीधे आपको अच्छे क्वेश्चंस पर लेकर जाऊंगा ताकि आप एक बार बेसिक पकड़ लो और जहां जरूरत पड़े वहां कंसेप्ट को निकाल लो। अरे हाँ, समझ रहे हो कि नहीं। आपके दिमाग में कंसेप्ट एक बार बैठ जाएगा ना, तो वो अपने आप निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही वो क्वेश्चन देखेगा ना, वो अपने आप बाहर आने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आपको बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा सिखा दे रहा हूं ताकि आप आने वाले क्वेश्चन से डरो नहीं।
चलिए बात करते हैं, हम अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भाई। जो हमने सीखा हुआ है पहले से वो हम करते हैं, क्योंकि हमको वो बहुत अच्छे से अब आ गया है। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे अपने फ्री बॉडी डायग्राम से। चलिए, तो मैं पहले बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस 5 kg मास का, है ना। मैं बनाने जा रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम किसका, 5 kg मास का। ध्यान से देखिएगा, और अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप मेरे से पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, ये है हमारा पॉइंट मास 5 kg का, ठीक। 5 kg का मास है, तो सर इस 5 kg के मास से क्या होगा, नीचे की तरफ एक तो वेट एक्ट करेगा mg का, क्या एक्ट करेगा, mg का वेट एक्ट करेगा। तो mg की जगह मैं मास को 5 लिख दूं और g को g लिख रहने देता हूं, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है तो 5g लिख दिया मैंने, ठीक है सर, ये एक्ट करेगा। लेकिन सर हमने पिछली क्लास में सीख लिया है कि हम रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला कंसेप्ट लगा के हमारी इस x और y एक्सिस को टिल्ट कर देंगे, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में टेंशन आ जाएगा, y एक्सिस की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। ये हम सीख चुके हैं, हाँ बिल्कुल सीख चुके हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप इस पॉइंट पर बैठो और बताओ आपको टेंशन कहां, टेंशन की डायरेक्शन क्या दिखेगी, तो आप बोलोगे सर अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है टेंशन, हमेशा चोक स्लैम मार के देखना है। तो ये देखिए, अवे फ्रॉम द पॉइंट मैंने क्या बना दी, टेंशन T बना दी। क्लियर है बात, हाँ सर क्लियर है। अगर आप पुली पे बैठकर देखना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो आपको पुली से अवे फ्रॉम द पॉइंट जाते हुए टेंशन दिखेगी, वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है, वही सेम स्ट्रिंग है, ठीक है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। अगर यहां पर बैठकर देखोगे तो आपको अवे फ्रॉम द पॉइंट जाते हुए टेंशन दिखेगी, वैल्यू नहीं चेंज होगी क्योंकि स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है। और अगर आप यहां पर बैठकर देखोगे तो आपको अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन जाते हुए दिखेगी। क्लियर बात, और क्या दिखेगा, और सर हमको इसका भी वेट नीचे एक्ट करता हुआ दिखेगा 3g का, है ना, 3g का वेट आपको नीचे एक्ट करता हुआ दिखेगा। ये हमको बात समझ में आ गई। चलो, अब जब ये मास रखा हुआ है इस सरफेस पे, जिसका इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा, ठीक है ना, ये मास रखा हुआ है इस इंक्लाइंड सरफेस पे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही इसे सरफेस पे रखा गया होगा, सरफेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा सर, सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। क्या मास लगा रहा होगा सरफेस पे? हाँ सर, मास भी लगा रहा होगा सरफेस पे, लेकिन हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द मास कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इस मास के द्वारा लगाए गए फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, हमारा सरफेस लगाएगा, किस पे, हमारे मास पे लगाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर बात, पक्की बात, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा हमारा थीटा डिग्री का एंगल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा डिग्री का एंगल। तो अब मुझे ये बता दो आप, अब मुझे ये बता दो, सिंपल सी बात ये बता दो कि अगर ये 5g है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये कंपोनेंट, सर ये कॉस कंपोनेंट कहलाएगा। तो ये बन जाएगा 5g कॉस थीटा, ये हमने पिछले वाले सर क्वेश्चन में सीख लिया था, तो अब हम बार बार अब टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर अगर इसका एक कॉस कंपोनेंट है तो सर इसका एक साइन कंपोनेंट भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो लीजिए इसका एक साइन कंपोनेंट भी बना देते हैं हम, और वो क्या होगा, 5g साइन थीटा। क्लियर बात है कि नहीं, क्लियर बात है। तो चलिए इसका अगर हम एफबीडी बनाकर देखें तो आपको साफ साफ क्या चीजें दिखाई देगी, एक तो दिखाई देगी आपको टेंशन दिखाई देगी, एक ये टेंशन आपको दिखाई दे रही है, एक दिखाई देगा आपको क्या, नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। एक नॉर्मल रिएक्शन के सर अपोजिट में मुझे दिखाई दे रहा है 5g कॉस थीटा, और सर एक टेंशन के अपोजिट में मुझे दिखाई दे रहा है 5g साइन थीटा, है ना सर। बीच में सर एक mg भी है, लेकिन हम जानते हैं कि हम mg को गायब कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि हमने उसके दो कंपोनेंट ऑलरेडी ले लिए हैं। देखो एक mg ऐसा है कि नहीं है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर बात सर, हाँ ये बात हम कर चुके हैं। तो हमको समझ में आ गया है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट लगा के आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया है, और इस तरीके से आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है किसका, 5 kg वाले मास का। क्लियर बात, ठीक है। तो इससे जो मुझे इक्वेशन निकलकर मिल रही है मैं उसको लिख लूं क्या, है ना।
अच्छा, क्या इक्वेशन होती है? तो भैया इक्विलिब्रियम की बात की गई आपसे, किससे बात की गई? इक्विलिब्रियम की बात की गई। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जब भी इक्विलिब्रियम की बात करता है तो हमको सारे एफ एक्स, सारे एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को सम करना है ना, और इसको इक्वेट कर देना है 0 से, और सारे वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को जोड़ना है और इक्वेट कर देना है किससे? 0 से। समेशन ऑफ एफ एक्स इज 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज 0। ठीक है, तो जरा एक्स एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस देख लें, है ना। तो भैया आप याद करो, यही आपकी एक्स डैश एक्सिस है और यही आपकी वाई डैश एक्सिस है, याद करो, है ना, यही आपकी वाई डैश एक्सिस है, याद करो। ठीक, तो जब मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, जब मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखूंगा तो मैं एक्स डायरेक्शन में लगने वाली सारे फोर्सेस को सम करूंगा, है ना। अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो प्लस लिखूंगा, अगर वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस एक्स डैश एक्सिस की तरफ है तो उसको माइनस लिखूंगा। ठीक, इधर को मैं, इस वाली डायरेक्शन को मैं क्या मान रहा हूं? प्लस मान रहा हूं, इस वाली डायरेक्शन को मैं माइनस मान रहा हूं, इस वाली को मैं प्लस मान रहा हूं और इस वाली को मैं माइनस मान रहा हूं। ये आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए तो मैं लिखता हूं, प्लस एक्स डायरेक्शन में क्या है? एस एक्स डायरेक्शन में क्या है? टेंशन। टेंशन को प्लस लिख सकता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन को प्लस लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जा रही है? 5g साइन थीटा। क्या जा रही है? 5g साइन थीटा, तो माइनस 5g साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात से? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो बिंदास लिखो। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अच्छा, और जरा वाई डायरेक्शन को देख ले भैया। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, सारे वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम 0। तो भाई इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं, इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूं, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो मैं इसको प्लस ले लूं। बिल्कुल ले लो सर। ठीक, नीचे वाली डायरेक्शन में क्या लग रहा है? 5g cos थीटा लग रहा है, तो क्या मैं इसको माइनस 5g cos थीटा लिख दूं? माइनस 5g cos थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, इक्वेट कर दिया 0 से। क्या वाई डायरेक्शन में और कोई फोर्सेस हैं क्या? नहीं सर ये mg का क्या? अरे mg तो हटा दो ना, mg तो अब आप हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने mg का क्या कर लिया है? कंपोनेंट लेकर दो फोर्सेस बना लिए। क्लियर है? तो आपका जो FBD है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो भाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इससे आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल गई क्या? इससे आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल गई है, n इज इक्वल टू 5g cos थीटा। ये आ गया आपका क्या? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज से, है ना? सबको समझ में आया है? तो एक बार इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, तो हम n इज इक्वल टू 5g cos थीटा बोल रहे हैं, डायग्राम से देखकर समझ जाएंगे, बाकी मैं मिटा देता हूं। चलिए, अब जरा देखें टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो टेंशन की वैल्यू है 5g sin थीटा के बराबर। ठीक, टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है? इस इक्वेशन से आप देखो, टेंशन की वैल्यू आ रही है 5g sin थीटा। ओके, आ गई? चलो, अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां पर इस मास का भी तो फ्री बॉडी डायग्राम बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना। तो अगर टेंशन की वैल्यू 5g sin थीटा है तो मैं टेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, एक ही बात है। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम भी मिटा देता हूं क्योंकि ये 5 kg का था और उससे हमने अपनी इक्वेशन सॉल्व कर ली। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले मास के फ्री बॉडी डायग्राम पर। दूसरा वाला मास मतलब 3 kg मास। चलिए, ये है हमारा 3 kg का मास। ठीक, 3 kg के मास से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? तो सर एक तो वेट एक्ट कर रहा है उसका 3g। क्या एक्ट कर रहा है? 3g, एक वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है? तो सर ऊपर के डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन एक्ट कर रही है। तो ये तो सिंपल है, यहां तो और कुछ है नहीं, यहाँ ना आपको रोटेशन ऑफ एक्सेस करना है, ना कोई वाई डायरेक्शन, ना कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स है। तो आप सीधे सीधे यहाँ कौन सा लगा दो? इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना? अब यहाँ देखो, समेशन ऑफ एफ एक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपको कोई फोर्स नहीं दिख रही है 3 kg वाले मास पे। ठीक है, चलिए,
तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 जब मैंने देखा तो मैं लिख सकता हूं t माइनस 3g इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू कितना आ गया 3g। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको यहां पर बता दूं इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको उसने बोला g की वैल्यू क्या ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, तो हम ले लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10 30 न्यूटन। कितनी आ गई वैल्यू टेंशन की 30 न्यूटन आ गई। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई भाई स्ट्रिंग में 30 न्यूटन आ गई है। तो ये हो गई भाई पहली बात जो आपने क्या किया है, टेंशन की वैल्यू निकाल कर दे दी है। एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई साइन थीटा कोई कॉस थीटा नहीं है, यहां पर आपको 30 न्यूटन की वैल्यू टेंशन की पता चल गई। क्लियर बात? चलिए नॉर्मल रिएक्शन और मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं और हम चल रहे हैं वापस अपनी नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन की वैल्यू पे, है ना। तो पिछले वाले फ्री बॉडी डायग्राम से हमने ये देखा था कि जो n की वैल्यू है वो m5g cos थीटा के बराबर है। g की वैल्यू 10 दे दी है तो मैं 50 लिख सकता हूं cos थीटा, है ना। और टेंशन की वैल्यू कितनी बताई है, टेंशन हमारा किसके बराबर आया था 5g साइन थीटा के, तो मैं इसको लिख देता हूं 50 साइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। टेंशन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है सर? टेंशन की वैल्यू हमारे पास 30 न्यूटन आ गई है, तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू 50 साइन थीटा। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ क्या आप इससे साइन थीटा की वैल्यू इससे आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू 30/50, 30/50, 0 से 0 काट दिया। मुझे बताओ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्रायंगल आपने कहीं देखा है? ये ट्रायंगल आपने कहीं देखा है? अगर इसका परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो इसका बेस 4 ही आएगा। अगर ऐसा होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 37 डिग्री। ये ट्रायंगल आपको याद है कि नहीं याद है? पिछली क्लासेस में हमने डील किया है, बात की है इसके बारे में, ठीक। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका थीटा कितना है? इसका थीटा है सर 37 डिग्री, है ना। तो अब इस 37 डिग्री की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं और इस 37 डिग्री की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो हमको क्या नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन मिल जाएंगी? क्या हमको नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन मिल जाएंगी? बताइए मुझे। हाँ सर मिल जाएगी, क्यों नहीं मिल जाएगी? जब थीटा आ गया तो क्या बचा? फिर कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा हाथ ही निकल गया, तो पूंछ तो निकल ही जाएगी ना। अरे हाँ कि ना भैया? हाँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है और टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है, अगर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है कि नहीं है, अगर तो ठीक है। और अगर आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं तो आप ये भी बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अभी तक के क्वेश्चन में हमको सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन निकालने का टेंशन रहता था, लेकिन अब एक और चीज फंस गई थी, वो थी थीटा। हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं थी और हमको थीटा भी फाइंड आउट करना था, तो यहां पर हमने लगे हाथ किसको भी फाइंड आउट करके बता दिया आपको, थीटा को। अरे आप तो बोलो, आप जो बोलोगे सर हम वो आपको बता देंगे, है ना। बस थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेने दो, हम आपको सब बता देंगे जो आप हमसे बोलोगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाया है अपने आप को और थीटा भी फाइंड आउट करने की कोशिश की है। क्लियर है बात मेरी? चलिए, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, पुराने लेक्चर जरूर देखें, बीच से मत देखें, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और बस अपने आप मुझे पहचान गए होंगे, अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो बस एक दूसरे के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, सब समझते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत हमको अब नहीं है। चलिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन अब आपकी आंखों के सामने आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया है। एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, तब तक मैं आपको वैल्यूज यहां पर डिनोट करके बता देता हूं। A cylinder of weight W is resting on two inclined planes forming a V groove, V शेप बना रहा है। Ignore friction everywhere, देखो उसने बोल दिया Ignore friction everywhere, अब आपको फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं। फर्स्ट
क्या पूछ रहा है, ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर, ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो आप किसका, स्फीयर का, ठीक है, कोशिश करेंगे सर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द टू इंक्लाइंड वॉल्स। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट करो जो कहां लग रही है, सिलेंडर और इंक्लाइंड वॉल्स के बीच में लग रही है, ठीक है सर। जरा समझते हैं, एंगल आपको दिया नहीं है तो मैं एंगल आपको बता देता हूं कि यहां पर जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। हाय 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 हाय, आया मजा, कसम से, मेरी कसम, क्वेश्चन देख के कुछ फील हो रहा है। अगर आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, बस आपको कुछ नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन यूं सॉल्व होना है और फिर आप सो जाना आराम से, आराम करना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये क्वेश्चन अगर आपको बनने लग गए हैं तो, क्योंकि अब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपको आता है आप वो कर लो, है ना, जो मुझे पता है, जो आपको आता है, अपन दोनों तो साथ के, अपन लोग तो साथ के ही हैं, जो मुझे आता है वो आपको आता है, ठीक। मुझे सबसे पहले क्या आता है, मुझे ये पता है कि इसके सेंटर से एक नीचे की तरफ तो वेट एक्ट करेगा, क्योंकि इसका वेट कितना दिया है, W दिया है ना। तो मैं mg नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे क्या लिख रहा हूं, W लिख रहा हूं, क्योंकि उसने बताया है कि W एक्ट करे, W इसका वेट है स्फीयर का, ठीक। और ये दो इंक्लाइंड वॉल्स हैं जो कि स्मूथ है, क्या है, जो कि स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब ये होता है कि ये फ्रिक्शन लेस है ना। और क्योंकि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, क्योंकि 60 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है, तो अब हम देखते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आपको ये बताओ मुझे, क्या ये आपको सिमेट्री में लग रहा है, क्या ये फिगर आपको सिमेट्री में लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, सिमेट्री में लग रहा है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। चलिए, तो अब एक बात आप मुझे बताओ, ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर वाली बॉल है या स्फीयर है जो भी है, इसका वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर गया, है ना। दो जगह ये वॉल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एक तो ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है जहां पर ये टच कर रहा है हमारे वॉल को, और एक तो ये पॉइंट है जो हमारी, एक तो ये पॉइंट है जिसपे हमारी स्फीयर क्या कर रही है, टच कर रही है हमारी स्मूथ सरफेस को, ठीक है ना। और क्योंकि सिमेट्री है तो जो चीज यहां हो रही है वही चीज यहां पर भी होनी है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका, स्फीयर का। स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब स्फीयर पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हमको ड्रॉ कर लेना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ये स्फीयर इस वाली वॉल से टच हो रहा होगा, कांटेक्ट में आ रहा होगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी हमको सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन हमको दे रही होगी सरफेस, किस पे, स्फीयर पे। हाँ सर, बिल्कुल दे रही होगी। तो देखिए, ये हो गई हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन, हो गई कि नहीं हो गई, ये हो गई क्या हमारी नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बोल रहा हूं n। एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से भी लगेगी, मैं इधर भी ड्रॉ कर देता हूं, देखिएगा जरा, ये हमने कर दी एक नॉर्मल रिएक्शन, ड्रॉ अपनी n, इसकी भी वैल्यू क्या है, n, क्योंकि ये सिमेट्री है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू दोनों तरफ से क्या है, n एंड n है, ठीक। और जहां पर ये मीट कर रहे हैं ये क्या है, हमारा सेंटर है, C। क्लियर बात, 100% क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमको और क्या दिख रहा है। देखो, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। देखिएगा, ये है हमारा पॉइंट सेंटर वाला, इससे लग रहा है नीचे W, ठीक। एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में n, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में n। लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। आगे देखते हैं। अब देखो, हमको पता करना है ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है ना। अगर हमको ये पता चल जाएगा तो हमारे बहुत सारे काम क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। देखते हैं, चलो कैसे आसान हो जाएंगे। देखिए, मैं यहां से बना देता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये एक 60 डिग्री का एंगल है, ये एक 60 डिग्री का एंगल है ना, ये सेंटर से गई है लाइन, सेंटर से गई है लाइन, ये क्या करेगी, इस 60 डिग्री के एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो 30 इधर, 30 इधर, ये हो गया 90, तो ये कितना हो गया, 60
हो गया कि नहीं हो गया? अरे मुझे बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम एक्चुअली कैसा होगा। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा जहाँ पर सिमेट्री होगी, ये आपका स्फीयर होगा और स्फीयर के सेंटर से आप जो जाओगे ना तो ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सेंटर से आया है, सिमेट्री है। क्लियर है? तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यहां भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ सर, अब समझ में आई, अब थोड़ा सा समझ में आया है ना। अगर नहीं समझ में आया है, मैं एक बार फिर से आपके लिए अच्छा डायग्राम बना देता हूं भाई, लेकिन टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ये अच्छा सा डायग्राम आपके लिए बनाया है ना। ये सेंटर है, सेंटर से सिमेट्री के कारण ये यहाँ से होते हुए जा रहा है हमारा mg, और आप खुद सोचो कि अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो एंगल आधा कितना होगा? सर ये होगा 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? सर ये होगा 30 डिग्री। ये है नॉर्मल रिएक्शन जो सेंटर पे मीट कर रही है, ये है नॉर्मल रिएक्शन जो सेंटर पे मीट कर रही है। ये है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा सर? सर 30, 90, ये कितना होगा? 60। तो ये हो जाएगा सर 60, ये हो जाएगा सर 60, दोनों हो जाएंगे 120। आई बात समझ में? ऐसे हमने एंगल अपना कंसिडर किया है। इसको मैं क्या कर देता हूं? मिटा देता हूं। चलो, ये एंगल कितना आ गया भाई? ये एंगल आ गया 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। ये एंगल आ गया 60 डिग्री। पॉइंट है सी। और कुछ? और कुछ? अब आप ये देखो, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, है ना। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। क्या करना है? अब आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो चलिए कंपोनेंट करते हैं, जरा देखते हैं कंपोनेंट करके। मुझे बताइए, ये जो n नॉर्मल रिएक्शन, आप समझ गए ना कि नॉर्मल रिएक्शन दोनों जगह सेम क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्री का केस है और स्मूथ सरफेस है, एंगल हर जगह 60 डिग्री है, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस दे रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस दे रहा है। दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं है। अगर ये एंगल चेंज हो जाता, मान लो आप, ये एंगल अगर चेंज हो जाता तो यहां आने वाली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती? चेंज हो जाती। अभी ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हमने नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके करते हैं कंपोनेंट। ये n है, ये 60 डिग्री है, तो क्या इसका ये कॉस कंपोनेंट आ जाएगा? क्या इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा सर? n cos 60 आ जाएगा? आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी कॉस कंपोनेंट आ जाएगा एक इस डायरेक्शन में, और वो क्या होगा? n cos, ये कॉस नहीं होगा, कॉस तो ये वाला होना चाहिए ना सर, कॉस तो ये वाला होना चाहिए। आप ये वाला क्यों बना रहे हो? हाँ बिल्कुल सही पकड़ लिया। आप में से किसी ने बोला होगा मन में ये बात, तो मेरे दिल में ये बात पहुंची है। देखो ये बात देख रहा हूँ, कनेक्शन बन रहा है अपने बीच में कि नहीं। आपने ये बात सोची मन में और मेरे को यहाँ पर सुनाई दे गई। तो देखिए, अगर n ये है तो n का एंगल जो 60 डिग्री बन रहा है वो इस बेस से बन रहा है, तो कॉस कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए ना। हाँ तो सर अब सही है आप जो कर रहे हो, ये n cos 60 है ना। सिमिलरली इसका एरो तो सही बनाओ यार सर, यार क्या कर रहे हो? ये है एरो ऊपर की तरफ n cos 60, ठीक है ना, वेट नीचे की तरफ, और एक और n cos 60 इस वाले का कंपोनेंट, ये n है, n का n cos 60 ऊपर की तरफ एक और आ जाएगा, तो ये लीजिए आप n cos 60, n cos 60, n cos 60 ऊपर की तरफ, ठीक। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? w, याद रखिएगा y डायरेक्शन। x डायरेक्शन जरा देख लें, तो भाई x डायरेक्शन में तो लग रहा है सर एक तो साइन कंपोनेंट sin 60, और एक और यहां लगेगा सर n sin 60। अरे यार मुझे एक बात बताओ, ये n sin 60 इस डायरेक्शन में है, ये n sin 60 इस डायरेक्शन में है, n की वैल्यू सेम है, एंगल सेम है, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो x डायरेक्शन में वैसे भी क्या हो गया, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। हमको अब x डायरेक्शन की फोर्सेस को सम करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए y डायरेक्शन की बात कर लेता हूं मैं सीधे सीधे, तो समेशन ऑफ सारे y डायरेक्शन के फोर्सेस को हम कर देंगे 0। y डायरेक्शन में लगने वाले ऊपर के फोर्सेस को मैं साथ में लिख देता हूं, तो n cos 60 प्लस n cos 60 इज 2n cos 60 माइनस w इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना, ठीक है। तो 2n cos 60 इज इक्वल टू w, ये आई वैल्यू की नहीं आई? आई कि नहीं आई? ठीक। अब मुझे बताओ 2 इंटू n और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है?
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू W। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? स्फीयर के वेट के बराबर है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन आई है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? वेट ऑफ द स्फीयर के बराबर आ गई। तो वापस आते हैं, हमसे उसने पूछा क्या था? पहले तो उसने पूछा था ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर हमने बना लिया था। आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल रिएक्शन, ये देखिए ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ये वेट लग रहा है नीचे की तरफ, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक। ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल कैसे आया मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो मैंने रब कर दिया है। उसके बाद हमने इसका एक साइन कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट ले लिया और हमारा इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले लगा दिए। सीधे सीधे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वेट के बराबर आ चुकी है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई है। इस डायग्राम में आपको ये लग रहा होगा कि इस वेट ने 60 को आधा आधा डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि ये डायग्राम उतना सिमेट्रिक नहीं बन पाया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि क्या होगा ड्रॉ करके, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर आपके लिए बना दे रहा हूँ, बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। ये देखो ये आ गया हमारा W नीचे, है ना। ये एंगल 60 डिग्री है, तो आधा ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये आधा हो जाएगा कितना? 30 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। N, ये हो गई N, ये हो गई N, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ आपको बनना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन डन है। आपको अगर समझ में आया है तो मुझे बिल्कुल बताएं, मुझ तक पहुंचाएं कि हाँ सर ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपसी वाला है। आप तो बस पढ़ाते चलो, हम समझते चल रहे हैं। बस क्वेश्चन करा दो हम लोगों को, हमारा NCERT लेवल भी करा दो, हमारा सर आप नीट लेवल भी करा दो, हमारा सर आप IIT लेवल भी करा दो। जो आप बोलोगे आपके हुक्म पे हम तैयार हैं, आप जो बोलोगे हम आपके लिए रेडी हैं करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अब आप तैयार हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो भाई अब देखो क्या हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट करता हूं, आप भी पढ़िए मेरे साथ। अ 50 kg होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर, भाई मास दे दिया पहले ही, तुरंत मास तुरंत आपको 50 kg दे दिया है। होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट, स्मूथ स्फीयर कोई फ्रिक्शन एक्शन कंसीडर नहीं करना है, रेस्ट ऑन 30 डिग्री इंक्लाइन ए, ये इंक्लाइन ए है और इसका एंगल दे दिया है 30 डिग्री, ठीक। 30 डिग्री इंक्लाइन ए एंड बियर्स अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल बी, वर्टिकल वॉल बी के अगेंस्ट में वो रुका हुआ है। कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट ए एंड बी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है आपको। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ना, हाँ सर। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इंक्लाइंड ए पे और हमारे बी सरफेस पे, ठीक है। ओके सर, जो पता है पहले वो कर लेते हैं। क्या पता है सर? इतना पता है कि इसके सेंटर से मास नीचे की तरफ जाएगा, इसके सेंटर से मास जाएगा नीचे की तरफ, ठीक। और सर इस पॉइंट पर कांटेक्ट हुआ है इंक्लाइंड ए से, तो यहां से सर आप एक नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं बना देते फुर्ती में? तो सर एक नॉर्मल रिएक्शन ये फुर्ती में आ गई, एक ये नॉर्मल रिएक्शन किस में आ गई? फुर्ती में आ गई, है ना। ओके, अब ये 30 डिग्री है, अब आप मुझे बताइए ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है। अगर मैं इसका एक ट्राइंगल बना दूं ऐसा, ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना, ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो जाएगा तो ये एंगल कितना आना चाहिए? 30 डिग्री आना चाहिए। अरे समझ रहे हो कि नहीं? फोर्स एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर यही फोर्स यहां से जाएगा तो इसको मैं पैरेलल यहां पर ला सकता हूं और एंगल सेम रहेगा, है ना। वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा। तो अगर एंगल यहाँ 30 डिग्री है, ये 60 है, ये एंगल 30 डिग्री आया, तो ये एंगल भी क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। क्लियर है? मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले सेंटर से नीचे की तरफ वेट, सेंटर से नीचे की तरफ सर वेट। उसके बाद सर इस पॉइंट पर कांटेक्ट हुआ है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन बना दो सर जहां पर कांटेक्ट हुआ है। तो ये एक बना दी मैंने नॉर्मल रिएक्शन N1 बोल दे रहा हूं, N1, ठीक, N1, ठीक। ये नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैं N1 चाहूं तो इधर लिख देता हूं, है ना, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, N1,
N1। ठीक, अब मुझे यार ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, बोला है कि आप ये एंगल 30 डिग्री लो, ठीक है ना। अरे भाई मुझे पता है कि अगर ये इंक्लाइंड सरफेस को मैं पैरेलल बना दूं इधर से, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं? ये 60 होगा ना? हाँ सर होगा। ठीक है, अब आया सर समझ में। ठीक, अब अगर आपको समझ में आया तो फटाक से अब मैं बोल देता हूँ कि ये जो N1 का एंगल है ये वाला, ये भी कितना है? 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए, है ना? चलो 30 डिग्री है। यहां पर एक और कांटेक्ट हुआ है सर। अगर आप बोल रहे हो दया पता लगाओ, सीआईडी देखते हो आप लोग कि नहीं? दया दरवाजा तोड़ो, तो दया ने बोला कि सर यहां एक और कांटेक्ट हो रहा है, तो एसीपी प्रद्युमन ने बोल दिया कि ये तो अगर कांटेक्ट हो रहा है, दया तो फिजिक्स पढ़ के ही आए होगे ना यहाँ सीआईडी में, तो बता दो जरा कि नॉर्मल रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी। तो दया ने बोला सर दरवाजा मैं तोड़ता हूं, मुझे तो पता ही है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सब कुछ, तो यहां एक नॉर्मल रिएक्शन तो आएगी। तो एसीपी प्रद्युमन ने बोला भाई मैं एसीपी हूं, तुम मेरे अंदर काम करते हो, तुमको मेरे से ज्यादा नॉलेज तो नहीं हो सकती, मैं तुमसे पोस्ट में बड़ा हूं, तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ कि यहां पर जो कांटेक्ट हुआ था इंक्लाइंड ए सरफेस पे, उस पर नॉर्मल रिएक्शन N1 आई थी। अब ये जो सरफेस है बी वाला, इसका जो कांटेक्ट हुआ है स्फीयर से, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आई है, क्या वो N1 के बराबर होगी? तो दया यहां फंस गया, दया सोचने लग गया। दया ने बोला कि आप ये सारे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन मत पूछो मुझसे आप दरवाजा तोड़वाओ, मैं वही काम कर सकता हूं। तो यही क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि यहां से लगने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पे, और ये जो हमारा दूसरा सरफेस है, सरफेस बी, इससे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, क्या ये दोनों सेम होंगी? क्या कोई सिमेट्री दिख रही है क्या? नहीं सर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था वहां 60 60 60 था, इसलिए सिमेट्री के कारण हमने दोनों सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन सेम करवा दी थी। लेकिन यहां ये सरफेस इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, ये सरफेस है 90 डिग्री पे। आप देखो ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? 90 डिग्री का एंगल है ना? तो ये दोनों सरफेस सेम नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन सर कभी भी N1 नहीं होगी, ये दूसरी नॉर्मल रिएक्शन होगी N2, दोनों सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो दया नहीं बता पाया लेकिन आपने बता दिया, ये बात बहुत मजेदार बात हुई, है ना? तो एसीपी प्रद्युमन अब आप लोगों के पीछे है, वो अब आप लोगों के पीछे आएगा, आपसे और क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो भाई, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम आराम से बना सकते हैं। तो मैं यहां पर आ गया हूं आपके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लेकर, ये आ गया फ्री बॉडी। चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। हमको पता है कि ये स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम इसको एक पॉइंट मास कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, दिया क्या है? 50 केजी दिया है, 50 केजी का आपको मास दिया हुआ है। तो भैया नीचे की तरफ 50 इंटू जी लिख दूं, 50 इंटू क्या लिख दूं? जी लिख दूं। और जी आपको गिवन दे दिया है कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 9.8 से क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो सकती है, इसलिए हम अभी क्या करना चाहते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं। तो हमने जी की वैल्यू क्या मान ली? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर गया। और क्या होगा, और क्या बन सकता है? तो देखिए सर, आपने बताया हमको, अभी हमने नहीं, आपने ही बोला, और हमको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी जो सेंटर से होकर जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। और सर आपने बताया एक नॉर्मल रिएक्शन N1 भी है, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 भी लग रहा है, N1 भी लग रहा है, जिसका एंगल हमने निकाला था थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के 30 डिग्री निकाला है कि नहीं? 30 डिग्री। ये देखिए, ये एरो बना के ये लिखा है मैंने 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब एक बार फटाक से मैं इसको बोल देता हूं क्या? एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, आपको हमेशा से पता है ना? इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये क्या होगा? ये होगा प्लस वाई डायरेक्शन। और ये क्या होगा? ये मैं आगे जाके बोलना बंद कर दूंगा भाई, है ना? बस अभी बेस बना रहे हैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूं। ये है हमारा माइनस वाई डायरेक्शन। ठीक, कंपोनेंट करना सबको आना चाहिए। इक्विलिब्रियम में है ये स्फीयर, आपको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x डायरेक्शन की बात करें, पहले हम ले लें सारे x डायरेक्शन के फोर्सेस का सम 0। ठीक,
तो x डायरेक्शन में आप देखो, x डायरेक्शन में आप देखो एक तो लग रही है n2 इस डायरेक्शन में, अगर ये कि नहीं, ये देखिए n2 इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया माइनस n। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, हमको पता है लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम ये देखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही आप भी सोच रहे हो या नहीं। तो देखो ये n1 है और ये इस बेस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस n1 का कॉस कंपोनेंट क्या यहीं आना चाहिए, क्या इस n1 का कॉस कंपोनेंट यहीं आना चाहिए ऐसे घूम के, हाँ सर, बट सर इसकी डायरेक्शन ऊपर के साइड होनी चाहिए क्योंकि ये एरो इस डायरेक्शन का है, ठीक है। तो ये होगी सर n1 कॉस 30 और ये होगी सर इसका एक साइन कंपोनेंट आएगा, ये देखो ये आ गया साइन कंपोनेंट, तो ये हो गया साइन कंपोनेंट कितना, n1 साइन 30। कोई टेंशन नहीं सर, बढ़िया चलते चलो, n1 साइन 30 n1 कॉस 30 आ गया, ओके। अब मुझे बताओ क्या आप x डायरेक्शन में और कोई फोर्स देख पा रहे हो, हाँ सर, तो प्लस डायरेक्शन में हम एक फोर्स और देख पा रहे हैं, वो है n1 साइन 30, तो इसको ऐड कर दो सर फटाक से, तो ये हो गया n1 साइन 30 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि और कोई x डायरेक्शन में फोर्स है नहीं। ये हो गया n1 साइन 30 इज इक्वल्स टू n2, n1 साइन 30 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, n2 हो गया, ठीक। तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आप ये देखिए इस बात को आप याद रखिएगा, साइन 30 इज 1/2, 2 घूम के उधर चला जाएगा, तो n1 कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ n2, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। अगर आप इसमें n1 या n2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देते हो तो मैं इस रिलेशन से दूसरे किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, क्लियर। चल, तो ये हो गई x डायरेक्शन के फोर्सेस की बात, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बता दो। चलिए मैं गिनता हूं, 1 2 3, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं y डायरेक्शन की सारी फोर्सेस का सम, y डायरेक्शन की सारी फोर्सेस का सम, तो भाई समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ y डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है सर, एक तो लग रहा है ऊपर की तरफ को हम पॉजिटिव लेते हैं n1 cos 30, ऊपर की तरफ n1 cos 30, और सर लग रहा है नीचे की तरफ 50g, नीचे को हम सर माइनस लेते हैं, तो 50 इंटू 10 ले लूं क्या, g की वैल्यू 10 है तो इसको 500 न्यूटन बोल दूं, हाँ सर 500 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इसकी कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं 500 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल्स टू 0, और कुछ भी नहीं है y डायरेक्शन में, है ना। तो ये हो गया n1 cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 इज इक्वल्स टू 500, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई सर। तो सर n1 की वैल्यू निकल कर आने लग गई 1000 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन, सर ये n1 की वैल्यू आ गई 1000 डिवाइडेड बाय √3 न्यूटन, क्लियर बात है। अच्छा, क्या हमारे पास n1 और n2 के बीच में कोई रिलेशन आया था कि नहीं आया था, हाँ सर आया था, हमारे पास n1 और n2 के बीच का रिलेशन आया था। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि n2 की वैल्यू क्या आएगी, n2 की वैल्यू क्या आने वाली है, आप मुझे बताइए, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि आप क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं नहीं, या सीधे आप बस देख रहे हैं लेक्चर को, है ना। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, नहीं तो बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आएगा, बैठे बैठे बस एक ही काम होता है और वो है अंताक्षरी, है ना। चलिए, तो मुझे आंसर देखना है सबके n2 के। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि हमारे लिए आगे और क्या है सरप्राइज के लिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है भैया सब कुछ बढ़िया तरीके से, धीरे धीरे हौले हौले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अपने वाले हैं अपन दोनों, अपन सब बस ऐसे ही पढ़ाते चलो, कराते चलो, सब कुछ मेरा कवर, और कुछ हम आपसे नहीं चाहते, बस यही प्यार यही व्यवहार बना रहे और हम चीज़ें करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, हम तो तैयार हैं, आप तो क्वेश्चन कराओ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंखों के सामने, अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg, भाई 30 kg है, 3 नहीं है 30 है, इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग्स, 3 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग बोल दी भाई उसने, अलग बोल दिया आपको कि 3 अलग अलग स्ट्रिंग है ना, ये एक अलग स्ट्रिंग, ये अलग स्ट्रिंग, ये अलग स्ट्रिंग, A B C।
फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। भैया हर स्ट्रिंग में उसने बोला कि आप फाइंड आउट करके बता दो हमको क्या टेंशन की वैल्यू। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, लो भाई इक्विलिब्रियम बोल दिया, इक्विलिब्रियम बोल दिया, टेंशन खत्म, अब कोई टेंशन ही नहीं है सर, अब तो आप बस बताते चलो, ठीक है। नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, 300 न्यूटन, उसने पहले ही बता दिया आपको कि नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, 300 न्यूटन का वेट एक्ट करने वाला है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इस मास पर, अगर मास पर आप बैठो तो आपको टेंशन बाहर की तरफ जाते हुए दिखेगी, टीसी बाहर की तरफ टीसी जाते हुए दिखेगी क्या? हाँ सर, बाहर की तरफ टीसी जाते हुए दिखेगी। अगर मैं इस पॉइंट पर बैठूं तो क्या आपको टी ए बाहर की तरफ जाते हुए दिखेगी क्या इस पॉइंट से? हाँ सर, इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हुए दिखेगी। अगर मैं इसी पॉइंट पर देखूं बी वाली स्ट्रिंग में तो आपको क्या टेंशन टी बी बाहर जाते हुए दिखेगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट। हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देख चुके हैं। हाँ सर, अब बताओ क्या कुछ है ऐसा जिसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकती है? हाँ सर, एक तो आप मुझे ये बताइए एंगल के बारे में अगर आप थोड़ा सा मुझे नॉलेज दे देते तो सही रहता। तो बेटा देखो, ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 37 डिग्री का। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं अलग से बना दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा दूर करके। ये जो एंगल है 37 डिग्री का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थीटा इज 37 डिग्री और यहाँ मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए थीटा। ये है आपका थीटा, ठीक है ना, और ये है आपकी टीबी बाहर जाते हुए। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे दिमाग में। सर मैं एक मिनट देख लेता हूँ, एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ सर, मुझे समझ में आ रहा है कि सर टीबी के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये तो एक एक्स डायरेक्शन में बनेगा और सर एक वाई डायरेक्शन में बनेगा। जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा सर वो टी ए के साथ इक्वेट हो जाएगा और सर टीबी का जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो वेट के साथ इक्वेट हो जाएगा। हाँ सर, मुझे लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं पहले तो मैं मास का। तो मुझे ये बताइए एफ बी डी बनाता हूं, है ना। देखिएगा ये जो 300 न्यूटन का मास है, इसको मैं पॉइंट मास बना देता हूं। ये जो 300 न्यूटन का मास नहीं वेट है, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। 300 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है कि नहीं? ठीक। इसके अपोजिट में क्या लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में? सर टीसी लग रहा है। सर टीसी लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, टीसी लग रहा है। तो पहली इक्वेशन तो हमको अभी आंखों देखी क्लियर हो गई कि सर टीसी किसके बराबर है? 300 न्यूटन के बराबर है। कोई टेंशन नहीं है सर, ये तो हमारा इजीली आ गया। तो टी ए टी बी टी सी में से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? टीसी की वैल्यू आ गई है। अब हम चलते हैं और इस पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जहां पर तीनों स्ट्रिंग आकर जुड़ रही है। तो चलिए, ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, गोलू। क्या नाम देता हूं इस पॉइंट का? गोलू, ठीक है ना। तो गोलू पे हम जरा क्या बना दें, अपना फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। ठीक सर, एक तो गोलू पे मैं आपको बता दूं क्या क्या लगने वाला है। गोलू को थोड़ा दूर रखता हूं ताकि गोलू को परेशानी ना हो। ठीक, ये पॉइंट है। अब सर इस डायरेक्शन में तो टीबी है, तो सर इसका एक कंपोनेंट आएगा कौन सा? टी बी कॉज थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। तो ये लिख दिया मैंने कॉज 37 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे भाई ये टीबी है, इसका एक कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा? टीबी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। हाँ सर, आ जाएगा। इसी टीबी का एक साइन कंपोनेंट आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, इस टीबी का एक साइन कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। हाँ सर, आएगा। तो मैंने बना दिया ये भाई ऊपर की डायरेक्शन में टीबी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। ठीक, गोलू बोला बढ़िया है, सही कर रहा हूं, करते जाओ। ठीक, अब यहां पर इस डायरेक्शन में क्या आया है? एक फोर्स दिख रहा है क्या सबको? इस डायरेक्शन में सबको एक टेंशन फोर्स दिख रहा है क्या? टी ए। हाँ सर, दिख रहा है टी ए। क्लियर? हाँ सर है। और क्या दिख रहा है? और सर बिल्कुल सर, जल्दी से सुन लीजिएगा नहीं तो निकल जाएगा दिमाग से। सर इस पॉइंट पर अगर आप बैठ के देखोगे तो आपको टीसी बाहर की तरफ जाते हुए दिखेगा कि नहीं? अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो अब मैं इस पॉइंट पर बैठ के फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं ना, तो टीसी आपको नीचे की तरफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा?
हाँ, पहले आपको ऊपर की तरफ दिख रहा था क्योंकि आप मास इसको कंसीडर कर रहे थे, 300 न्यूटन पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे। अब हम किस पर बना रहे हैं, अब हम गोलू पर बना रहे हैं। क्लियर बात है, इसलिए हमको अलग अलग जगह बैठ के टेंशन की डायरेक्शन अलग अलग दिख रही है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। चलिए अब बात करेंगे, मैं आपके लिए बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये है हमारा क्या, टीबी, ठीक, और ये है हमारा 37 डिग्री। अब आपको क्लियर होगा कि हाँ ये सारी डायग्राम एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है। तो भाई टीसी की वैल्यू तो आपको पता है पहले से कितनी है, टीसी की वैल्यू आपको पहले से पता है कि 300 न्यूटन है। तो क्या मैं इस टीसी को टीवी साइन 37 से इक्वेट कर दूं? हाँ सर कर दो। तो देखो समेशन ऑफ सारे वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को कर दूं इक्वल 0 करके, ठीक। तो टीबी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव लूंगा तो ये हो गया भाई टीबी, और साइन 37 कितना होता है, साइन 37 कितना होता है, फिर से बना रहा हूं ट्राइंगल में भाई, ये याद कर लो कि 37 डिग्री का जब भी ट्राइंगल होगा तो यहां होगी हमारी परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5 और बेस 4। तो अगर मैं इसमें साइन 37 लगा दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा क्या, 3/5 होगा कि नहीं होगा। तो टीबी इंटू साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। क्लियर, टीबी साइन 37 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो यहां माइनस होगा 300 इज इक्वल टू 0, ये माइनस उधर चला जाएगा तो मैं इसको एक बार में लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ठीक। टीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टीबी इज इक्वल टू 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 310 हो गया 500 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं, बात आपको मेरी क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए तो टीबी की वैल्यू आपके पास 500 आ गई, टीसी की वैल्यू आपके पास 300 आ गई, तो मुझे जल्दी से बता दो क्या बच गया, टी ए बच गया। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि टी ए की वैल्यू क्या होगी। आपको टी ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। क्या करना होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 करना होगा। एक्स डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में क्या आ रहा है, ये मिट गया है, इसको सही कर देता हूं, ठीक। एक्स डायरेक्शन में क्या आ रहा है, टीबी कॉस 37 प्लस माइनस में क्या है, टीए है। इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, टीबी की वैल्यू आपके पास है, कॉस 37 की वैल्यू आपको पता है, दोनों को सॉल्व करोगे टीए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि टीए की वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है, पक्का। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन अब आपके लिए शायद आपको फील हो रहे होंगे कि सर कुछ भी नहीं करना है, बस हमको अगर आप एंगल बता दो, हमको थोड़ा सा उसके कंपोनेंट निकालने हैं, इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगानी है और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, पक्का। तो आप क्या तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूं और मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि आपके आंसर मुझे क्या मिल रहे हैं, है ना। चलो क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देने से ये पता चल जाता है कि कौन सीरियसली देख रहा है लेक्चर को और कौन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है और कौन सिर्फ यहाँ पर झींगा लाला करने आया है, सिर्फ घूमने फिरने आया है। थोड़ा पढ़ाई करना ज़रूरी है ना। मस्ती मजाक तो अपनी जगह ठीक है, वो तो मैं कर ही लूँगा आपके साथ, आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पढ़ते हैं ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है। सर ये कैसा डायग्राम दिया है आपने, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे कोई बात नहीं दिख रहा तो हम जरा देख तो ले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड एट रेस्ट। लो भाई इक्विलिब्रियम बता दिया उसने, रेस्ट बोला तो मतलब इक्विलिब्रियम। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड एट रेस्ट फ्रॉम टू स्ट्रिंग। एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, दोनों से एक मास या कोई भी बॉडी लटक रही है, ठीक है ना, फ्रॉम टू स्ट्रिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 10√2 न्यूटन। मतलब वो बोल रहा है दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू है वो 10√2 न्यूटन है, 10√2 न्यूटन है ना। अच्छा डायरेक्शन में आपसे जरा पूछूंगा, जरा आपका एक टेस्ट हो जाए। 10√2 न्यूटन है दोनों ही स्ट्रिंग में, उसने बोल दिया है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओहो अच्छा क्वेश्चन, मास पूछने को बोला है, मास पूछ रहा है आपसे कि बता दो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा अगर वो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन 10√2 की प्रोड्यूस कर रहा है।
तो अब आपको मास निकालना है यहाँ का, अब आपको मास फाइंड आउट करना है इसका। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम इसी का ना बनाओगे, आप इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, डरना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है प्रोसीजर। ये है हमारा पॉइंट मास जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक। नीचे एक्ट करेगा कितना इसका वेट, mg, पता नहीं है लेकिन mg, g की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, है ना, आसान बनाने के लिए g की वैल्यू मैं 10 मान ले रहा हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट याद रखिएगा। तो ये हो गया mg, ओके, ठीक है। सर यहां भी लिख देते तो थोड़ा आसानी हो जाती, ठीक है, ये mg लिख दिया मैंने, क्लियर बात। चलिए अब आपसे वो बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग में 10√2 है टेंशन, इस स्ट्रिंग में 10√2 है टेंशन। मुझे बताओ टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आपको इस मास का एनालिसिस करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो आप यहीं बैठकर देखोगे ना। तो आप जब यहां बैठकर देखोगे तो टेंशन की डायरेक्शन आपको अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखेगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट दिखेगी। तो 10√2 की डायरेक्शन कहां है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। सिमिलरली यहां भी क्या है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, है कि नहीं, ठीक। एक चीज और उसने क्वेश्चन में आपको दी है जो उसने यहां पर बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि हम लोग दोस्त हैं और हम ये बात किसी और से शेयर नहीं करेंगे, अपने मन में रखेंगे। क्या बात है, बात ये है कि वो बोल रहा है ये एंगल आप ले लो 45 डिग्री, बस आपके लिए, क्योंकि अपना आपसी व्यवहार है ना, शर्मा जी आप वर्मा जी, है ना, अपन आपसी पड़ोसी लोग हैं। ये 45 डिग्री एंगल आप ले लो, बस आप, और किसी को मत बताना, बस आपके लिए ये एंगल मैं दे रहा हूँ 45 डिग्री। तो अब आप बस मेरे लिए इतना काम कर दो, मेरे लिए इतना काम कर दो, इस मास की वैल्यू आप मुझे बता दो कितनी लटकाई होगी मैंने कि ये सारी चीजें हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे की तरफ मास एक्ट कर रहा है, ठीक। ऊपर की डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा हमको ये निकालना है, एक्स डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा हमको वो निकालना है। अगर हमको ये पता चल गया तो इक्विलिब्रियम के हम इक्वेशन लगाएंगे और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई टेंशन है, कोई टेंशन है आपको? नहीं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि अगर इस डायरेक्शन में आपका 10√2 न्यूटन लग रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपका इस डायरेक्शन में 10√2 न्यूटन लग रहा है, 10√2, इस डायरेक्शन में 10√2, और एंगल भी आपको बढ़िया दे दिया गया 45 डिग्री, एकदम वाह, मजा आ गया, मतलब इतना बढ़िया तरीके से आपको हाथ में लाके दे दिया है एंगल। तो क्या आप इसको रिजॉल्व करके एक्स और वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट नहीं निकाल सकते क्या? सर मैं तो निकाल सकता हूं, आप ही नहीं सुन रहे हो। अरे मेरे को पता है तुम लोग निकाल सकते हो, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं। हाँ, तो सर इस 10√2 का एक कॉस कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, 10√2 कॉस 45 डिग्री, ठीक। सर इसका एक और कंपोनेंट होगा साइन का, वो होगा ऊपर वाई डायरेक्शन में, और वो कितना होगा मैं यहां लिख दे रहा हूं अलग से, 10√2 साइन 45, ठीक है। ये 3 नहीं दिखना चाहिए, 45 दिखना चाहिए, 45 डिग्री, ठीक। सिमिलरली ये जो 10√2 गया है ये इस एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका क्या आएगा, एक कॉस कंपोनेंट आएगा, 10√2 सर कॉस 45 डिग्री, और सर इस 10√2 का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, 10√2 साइन 45 डिग्री आएगा। ये सारे हमने क्या कर लिए, अपने कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए। अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगानी है। तो मैं पहली इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाता हूं, एक्स डायरेक्शन की सारी फोर्सेस को कर देता हूं 0। मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स है 10√2 cos 45 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक है 10√2 cos 45 प्लस एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है, बराबर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, हमको आंखों से ही दिख रहा है, ठीक। क्या बचा, वाई डायरेक्शन की फोर्सेस, क्या बचे, वाई डायरेक्शन की फोर्सेस। तो मैं सीधे लगाता हूं समेशन ऑफ वाई डायरेक्शन की फोर्सेस का सम 0। अब वाई डायरेक्शन में हम ऊपर वाले को लेते हैं पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन वाले को लेते हैं नेगेटिव, है ना। ऊपर में क्या क्या है, तो सर ऊपर में 10√2 sin 45 है, 10√2 sin 45 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए कटेंगे नहीं, ऐड हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं 10√2 प्लस 10√2 इज ट्वाइस ऑफ 10√2 हो जाएगा, यानी 20√2 हो जाएगा,
तो 20√2 साइन 45, 10 और 10 अरे जोड़ा ना, 10√2 प्लस 10√2 तो कितना हो जाएगा 20√2 साइन 45। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है माइनस, आगे ही लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, माइनस mg। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m इंटू जी कर देता हूं, g की वैल्यू 10 है, इसको इक्वेट कर दिया 0 से। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बस सॉल्व कराते जाओ। ठीक है, अब मुझे बताओ 20√2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो सर साइन 45 तो आप हमसे जान लो 1/√2 होती है, ये माइनस वाला है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 10m बन जाएगा। इस √2 से सर √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू सर 2 kg आते हुए दिख रही है मुझे। m की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है सर? 2 kg दिख रही है। तो क्या आंसर हुआ? यहां पर जो आपने मास लटकाया है वो मास एक्चुअल में कितना है? 2 kg है, जो ये सारे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। पक्की बात? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। अब आप सीख रहे हो सारे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को सॉल्व करना। थोड़े क्वेश्चन और हम एक आध देखेंगे और बस हमको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहीं तक समझना है। अब आप क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें और जानें कि इसमें और क्या क्या वेरिएशन है। ऐसे और कोई वेरिएशन नहीं है, मैंने सारे वेरिएशन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बस आपको इक्विलिब्रियम देखना है, एक्स डायरेक्शन की फोर्सेस वाई डायरेक्शन की फोर्सेस को इक्वल करना है 0 से। जो भी अननोन है इक्वेशन बन के आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको सॉल्व कर देना है और जय हो भगवान, आपके सामने आंसर होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और जानते हैं कि हमें अब आगे और क्या देखना है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू।